बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर शकील अहमद सिद्दीकी साहब से हम बात कर रहे थे एस्मा से रिलेटेड, तो अब हम उनके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ट्रीटमेंट के हवाले से बताइएगा, दूसरा जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं यूजुअली तो जो आपको ऐसा इन्फेक्शन होता है या एलर्जीज होती हैं तो कहा जाता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ नहीं करनी, और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि राइस का भी कहा जाता है कि ये अवॉइड करना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसको अवॉइड करना है इस सिचुएशन में, और खाने पीने में परहेज है कुछ या? देखिए, आपने वर्ड यूज़ किया कोल्ड ड्रिंक्स। ड्रिंक्स तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ड्रिंक्स के अंदर तो आप जूसेस भी आते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस वो भी आता है, वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये जो कार्बोनेटेड आते हैं ये तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छे हैं। हाँ, वो तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छे नहीं है। बाकी आजकल एनर्जी ड्रिंक के नाम से भी आ रहा है, दे ऑल आर, आई मीन हैड नो मीन्स। आप इस्तेमाल ना ही करें, आप मना करें, बच्चों को भी मना करें, बड़ों को भी मना करें कि आप वो इस्तेमाल करें। आई एम सॉरी विद द मेकर्स ऑफ दैट, क्योंकि वो बुरा ना मान जाए, लेकिन मैं ये जो डॉक्टर्स हैं उनका काम है बताना कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड। वो जो है ना मेन कोल्ड ड्रिंक्स जो उस सेंस में मना होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए। बाकी कोई चीज़ मना नहीं है। राइस भी बिल्कुल खाना चाहिए, कोई वो नहीं, चाहे प्लेन राइस हो, पुलाव हो, बिरयानी हो। मैं ये कहता हूं कि आप खाएं, घर की बनी हुई खाएं, बिल्कुल बाजार की ना खाएं। बाजार कुछ और चीज़ उसमें डाल दिया, उसकी वजह से आपको कुछ हो गया, आप ब्लेम देंगे कि जी डॉक्टर साहब ने कहा था खाने के लिए, हमने खाया और हमारा में इस तरह का हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप खाएं, उसके बाद फिर आप में खुद इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो फिर बाहर की भी आप जाके स्टूडेंट बिरयानी भी खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप घर का पका हुआ खाना खाएं, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ये 100% गारंटीड है। 100% रिसर्च ने, पाकिस्तान के अंदर एक रिसर्च हुई है जो अमेरिका, जिसको इन कम्बिनेशन विद अमेरिका हुई है। हमारे यहाँ होममेड सूप जो हम बनाते हैं, जिसको ये यखनी कहते हैं, तो यखनी के बच्चों में वहाँ वो दिए जा रहा है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, बच्चों में प्रिवेंशन के लिए दिया जा रहा है, वहाँ पे नमूनिया से बचते हैं बच्चे। गुड। एशियन होममेड सूप उसका नाम है वहाँ। तो वो उसी जो हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है, उसी इंग्रेडिएंट से वो बना रहे हैं। तो वो उससे देखा उन्होंने कि प्रिवेंट हो रहे हैं बच्चे नमूनिया से। एक्सपायरी हर जगह हुई है, वो नमूनिया से एक्सपायरी में हर जगह रेशो ज़्यादा है, वहाँ कम है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बच्चों में ख़ास तौर पे। मैं अपनी वाइफ का भी टाइम ले रहा हूँ जी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट वो था कि ट्रीटमेंट जो है, इसका ट्रीटमेंट एंटी एलर्जिक जो टैबलेट्स होती हैं वो ले। एंटी एलर्जिक के अलावा आपने खाने का तो कह दिया, आप उस एलर्जन से बचे जिससे आपको हो रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ प्रिवेंशन है। ठीक है। यानी अगर आपके यहाँ कारपेट है तो कारपेट हटा दें। कहते हैं कि जी कारपेट नहीं हटाएं, हम उसके ऊपर हमने चांदनी बिछा दी है, तो वो नहीं, सही आपको हटाना ही पड़ेगा। ओके। कर्टन्स है वो आपको हटाने पड़ेंगे। जो चीज़ें आपको एलर्जी कॉज कर रही हैं हमें उससे बचना है हर हाल में। ठीक है जनाब, ये तो आपको समझ में आ जाएगी, इतना तो आप फाइंड आउट कर लेंगे कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। डॉक्टर शकीला साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि अभी जो हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की अगर हम बात कर लें, इससे पहले कि हम जाएं प्रेगनेंसी की तरफ, और बिफोर प्रेगनेंसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या मसाइल हो सकते हैं। सबसे पहले इनफर्टिलिटी आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी रीज़न आप क्या समझती हैं, और उसको क्या वो ट्रीटेबल है? जी ऑफ कोर्स ट्रीटेबल है, लेकिन ये है कि रीज़न्स इसलिए ज़्यादा है जो मुझे नज़र आ रहा है, स्ट्रेस। आजकल के जो कपल्स आ रहे हैं उनमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है बजाय के पहले के। एक ये चीज़ है, और दूसरा ये है कि हमें इसलिए ज़्यादा मिल रही है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है, वो अब हॉस्पिटल आ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि हमें ट्रीट करवाना चाहिए। पहले इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स नहीं जाते थे, तो पता नहीं चलता था कि इतने लोगों के साथ मसाइल हैं। ठीक है। और ये है ट्रीटमेंट की, जहाँ तक इश्यूज़ हैं, तो इवन अभी तक जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसमें मैं देखती हूँ कि ये अभी भी फीमेल को ही ब्लेम दिया जाता है कि आप में ही कमी है, आप ही ट्रीटमेंट कराओ, उसके इन-लॉज़ की तरफ से या हमारे जो मुआशरा है उसकी तरफ से, भाई आपको बच्चा नहीं हो रहा। तो मैं ये कहूँगी कि जी ऐसा नहीं है कि अलोन फीमेल ही उसकी रिस्पॉन्सिबल है। ऑफ कोर्स मर्द और औरत, अल्लाह ने दोनों को ही इस मतलब
इस प्रोसेस में रखा है। लेकिन वहाँ पे वो मेल ईगो एक वो आ जाती है ना, आ जाती है, हर्ट हो जाती है। लेकिन ये है कि देखिए ना, जब आप बच्चा मांग रहे हैं तो ये होता है इस इनफर्टिलिटी में कि दोनों को, कपल को साथ आना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को साथ आना चाहिए ताकि एवोल्यूट हो सके कि कमी किस में है। टेस्ट तो कमी मर्द में भी हो सकती है, कमी औरत में भी हो सकती है, और ट्रीटमेंट दोनों का ही मौजूद है। मतलब एक लेवल पे जाकर हम ये कहते हैं बाज़ दफ़ा कि जी इसका कोई या लाइलाज है या IVF की तरफ जाइए या कोई और एडॉप्टेशन की तरफ जाइए, लेकिन ये है कि सबके साथ तो ऐसा नहीं है ना कि हम हमेशा ही होपलेस हो जाए या ना उम्मीद हो जाए। तो ज़रूर जाना चाहिए और वो पता लगाना चाहिए कि जी कमी मर्द में है या औरत में है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि कज़न मैरिजेस में इनफर्टिलिटी के भी चांसेस हैं, और जो उसमें आपको ब्लड का कहा जाता है कि उसकी वजह से होता है। जी, उसमें वो जेनेटिक्स में आ जाता है, वही जीन्स चल रहे होते हैं, तो जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटीज़ भी आती हैं बच्चों में। बाज़ दफ़ा इनफर्टिलिटी होती है, समटाइम्स ये होता है कि एब्नॉर्मलिटीज़ आती हैं या बार बार एबॉर्शंस होते हैं। कुछ फीमेल्स आती हैं कि जी हमारे बच्चा ज़ाया हो जाता है, बार बार ज़ाया हो जाता है, मेरे 5 दफ़ा हमल ठहरा लेकिन बच्चा नहीं मिलता, 7 दफ़ा हमल ठहरा लेकिन बच्चा नहीं मिलता। तो जब हम एवोल्यूएट करते हैं तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ आती हैं जो कि कज़न मैरिजेस में ज़्यादा होती हैं, तो दिस इज़ आल्सो अ फैक्टर। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसके लिए हम देखते हैं कि गांव देहात में तो इस चीज़ को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाता है कि जी अगर खातून प्रेग्नेंट होगी तो बस वो घर के अंदर ही है, और किसी डॉक्टर से विजिट नहीं किया जा रहा। जो आपका एक विजिट होता है, मंथली विजिट हो गया या 15 डेज का, जो हम यहाँ पर अर्बन एरियाज में देखते हैं। तो एक तो ये बताएं कितना ज़रूरी है डॉक्टर को विजिट करना, और दूसरा ये कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। देखिए, डॉक्टर को विजिट तो एनी हाउ करना बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है उसकी सबसे बड़ी वजह है खून की कमी। और हमारे यहाँ जो औरत को रखा जाता है, इवन अभी तक हमारे मुआशरा इतना तरक्की कर गया है, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर घर में 5 बच्चियां हैं और 2 लड़के हैं तो सबसे पहले लड़के को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये नहीं है, मतलब काफी मैं मेजॉरिटी की बात बता रही हूँ। मैं आपको ये कहूँ, बड़ी वेल क्वालिफाइड फैमिलीज भी होंगी, एजुकेटेड फैमिली भी होंगी, लेकिन अगेन ये वाला एक परसेप्शन जो है ये शायद खवातीन के अंदर रच बस गया हमारे मुआशरे में कि मेरा अभी भी बेटा, हम, हाँ मेरा बेटा, और वो कहा जाता है कि वो लड़का है, उसको भूख ज्यादा लगती है, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, उसको खाना ज्यादा देना होता है बार बार। बिल्कुल। तो ये है कि हमारे यहाँ जो मेन फैक्टर है वो खून की कमी है, और जब वो एक और लड़की या औरत में कहूँ, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो ऑलरेडी उसमें मज़ीद खून की कमी हो जाती है। और इस खून की कमी से आप खुद सोचें कि अगर वो उस हालत में रहती है तो बच्चा malnourished हो सकता है, यानी कि उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, उसको एबॉर्शन के चांसेस होंगे, उसको प्री टर्म डिलीवरी यानी कि जिसको सतड़े बच्चे कहते हैं, 7 मंथ के बच्चे, वो डिलीवर करेगी तो उसके बचने के चांसेस कम होंगे। और आप खुद सोचें कि अगर एक पेशेंट जो है, माँ जो है, वो इस हालत में जो ऑलरेडी खून की कमी है, वो डिलीवरी तक पहुँचती है और डिलीवरी पे ब्लड लॉस होता है, तो ऑफ कोर्स वो तो डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमारा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, माँ के मरने की तादाद जो है वो ज़्यादा है। इसीलिए हर औरत को नाम तो एटलीस्ट ज़रूर लिखवाना चाहिए। जो आपके नियरेस्ट कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई मतलब छोटा सा यूनिट है, वहाँ जाना चाहिए, विज़िट करनी चाहिए, अपने टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि पता चले कि क्या मसला है। अगर ब्लड प्रेशर है उसका पता चले, ताकि कोई पेशेंट, अक्सर हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में आती हैं ऐसे पेशेंट, एक्लिम्टिक शॉक में आ रही है, झटके लग रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो फिर वो होता है कि भाई इसको तो झटके लगे थे, ख़त्म हो गई, लेकिन इनसाइड क्या था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। तो ऑलरेडी अगर हमें ये पता होगा कि इसका पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको हम ब्लड प्रेशर की दवाएँ दे देंगे, एंटी
हाइपरटेंसिव थेरेपी देके उसका कंट्रोल करेंगे तो बच्चा और माँ दोनों ही बच सकते हैं। और अगर शुगर है अनकंट्रोल्ड है तो जाहिर है जब शुगर अनकंट्रोल्ड होगी तो बच्चे की जान को भी नुकसान होता है, मदर की जान को भी नुकसान होता है, और उसकी बुनियाद पे बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ का काज बनती है, हाई डायबिटीज़ लेवल, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता बेबी की पोजीशन नहीं है, सही नहीं है या बड़ा है साइज में, तो हम उसको सिजेरियन करके डिलीवर करते हैं। और ऐसे केसेस गांव में, देहातों में जो नहीं जाते हॉस्पिटल तक, तो मुस्तकिल फिर बच्चे की डेथ हो जाती है या मदर की डेथ हो जाती है। तो इन सूरत हाल से बचने के लिए अगर कोई मेडिकल इलनेस है या खून की कमी है या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कार्डियक डिजीज़ है, कुछ भी है, कोई भी बीमारियां हैं तो एवोल्यूट हो जाती हैं प्रेगनेंसी में जाने से पहले उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे अभी आपने बात की ना खून की कमी, एनीमिक पेशेंट में वही बात करने लगी थी कि उनके लिए कितना मुश्किल, आपने जैसे बताया, एक्सप्लेन किया कि बहुत मुश्किल होता है उनके लिए बच्चा कैरी करना, और उसके बाद फिर पोस्ट डिलीवरी उनके जो मामलात होते हैं वो सब। तो एग्जैक्टली फिर अगर आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको पहले पता चल जाएगा, तमाम टेस्ट अगर आप करवा लेते हैं कि क्या कहाँ पे क्या कमी है, और उसके बाद फिर वो कमी पूरी करके फिर मेरे ख्याल में इस प्रोसेस में जाना चाहिए प्रेगनेंसी की तरफ। ऑफ कोर्स उसमें और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी अगर ऐसे प्रॉब्लम्स है एट द टाइम हमें कौन से मोड से डिलीवर करवाना है बच्चा या क्या, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, खुराक का कितना अहम किरदार है? क्या आप लोग जो प्रेग्नेंट वुमेन आती है उनको बताया जाता है कि आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है और ये चीज़ें नहीं खानी है, ये खानी है, या आप सब खा सकते हैं? देखें, असल में ये है कि अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, हाँ। तो सॉरी टू सासों को, जो भी सास है वो तो बहुत खिलाती है, वो जो है नहीं कभी ये होते हैं, बहू आप जो है ना ड्राई फ्रूट नहीं खा सकती, ये गर्म है, आपका ब्लड प्रेशर आप जो है ना ये चीज़ नहीं खा सकती, ये ठंडी है, ये चीज़ नहीं खा सकती। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो तो जाहिर है तो वही खून बनाएंगी, वही औरत के लिए ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आइसक्रीम भी खा सकती है, वो दूध भी पी सकती है, वो हर किस्म के फ्रूट भी खा सकती है, ड्राई फ्रूट तो बहुत अच्छा है, वो ड्राई फ्रूट भी खा सकती है, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ठीक है। अनटिल अनलेस कोई हाइपरटेंसिव मदर है तो उसको हम ज़ाहिर थोड़ा सा नमक या कोलेस्ट्रॉल हाई है तो थोड़ी सी चीज़ें करते हैं। और वैसे भी प्रेगनेंसी तो हेल्दी ग़िज़ा होनी चाहिए, उसका जो जी चाहता है उसको खाने पीने दे, कोई स्पेशली कुछ मना नहीं होता। ठीक है। और ये आपकी मूवमेंट कितनी ज़रूरी होती है? ये भी मना किया जाता है ना कि नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना, चहलकदमी, पहले के लोग अभी भी बल्कि गांव देहात में जी चहलकदमी इतनी नहीं करनी, और कुछ ख़वातीन हम देख रहे होते कि वो एक्स्ट्रा बेचारी, उनको काम करना पड़ता है घरों के तमाम। तो इसमें कितनी मूवमेंट होनी चाहिए आपकी? देखिए, प्रेगनेंसी जो है ना पैथोलॉजी नहीं, दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी। मैं आम जबान में कहूँगी ताकि सब लोग समझ सके। नॉर्मल फिजियोलॉजी मतलब ये है कि अल्लाह का एक कानून है बच्चा पैदा करना, वो कोई मरीजा नहीं है, ये एक कुदरती अमल है जिसमें बच्चा पैदा, वो कोई बीमारी नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस के उसको बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं या उसकी बच्चेदानी कमज़ोर है या कोई उसकी आमल नाल नीचे है, कुछ ऐसी वजूहात हैं, या कार्डियक डिजीज़ है, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी, या उसको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद पे हम मना करते हैं कि बेड रेस्ट की जाए, क्योंकि उनको चांसेस होता है या तो वक्त से पहले उनका डिलीवर हो जाएगा या खून छूटने के चांसेस होते हैं, अमल नाल नीचे होती है, या तो फिर बार बार एबॉर्शन हो रहे होते हैं, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है, यानी कि बच्चेदानी कमज़ोर है, 3-4 महीना लगते ही एबॉर्शन के चांसेस होते हैं, तो उनको रेस्ट किया जाता है। लेकिन वो भी अगर वो बार बार ऐसा होता है तो उनके नीचे भी हम एक स्टिच कर देते हैं, जो कि फिर नॉर्मल होता है तो डिलीवरी के टाइम पे खोलते हैं, और अगर कुछ वजह होती है जिसकी वजह से सिजेरियन करते हैं तो वो लगा रहता है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें नॉर्मल मूवमेंट से हम कभी भी मना नहीं करते। ठीक। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है बड़ी कॉमन है कि ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट जो वुमन होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई रहना, उसकी रीज़न क्या हो सकती है? क्या आपकी कोई खुराक या कोई और फैक्टर्स हैं?
देखिए, अगर एक पेशेंट आती है मेरे पास कि जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसने क्या, उसको पहले पता था कि प्रेगनेंसी से पहले उसका नॉर्मल था ब्लड प्रेशर? ये बहुत ज़रूरी बात है, क्या उसने चेक करवाया था या उसने अभी पॉइंट आउट किया है? तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है, इसमें बच्चे की साइज़ नहीं बढ़ती। और दूसरा ये है कि मदर के लिए तो टोटली डेंजरस होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट 7 मंथ या इवन समटाइम्स बिफोर, उससे पहले ही मदर का अगर बहुत हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको झटके लगने का ख़तरा होता है, जो कि स्ट्रेट अवे जानलेवा साबित होता है मदर के लिए। अगर वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल जहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो पहुँच जाती हैं ऐसी हालत में, तो कुछ मुमकिनात होती हैं कि उसकी जान बच सके। लेकिन कितनी ही पेशेंट्स ऐसी आती हैं देहातों से या इवन शहरों से भी जो कि हॉस्पिटल नहीं गई हुई होती और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, तो वो सडन डेथ हो जाती हैं और यंग पेशेंट होती हैं। और हमारी गायनी में तो ये होता है ना, ऑलवेज पेशेंट यंग, ऑब्स्टेटिक्स में तो प्रेग्नेंट हुई है तो वो यंग है, तो वो यंग एक फीमेल चली जाती है कि अगर सिर्फ इतनी सी बात थी, वो विज़िट कर लेती, वो ब्लड प्रेशर की 2 गोलियां 4 गोलियां खा लेती टाइम से, तो वो इस कंडीशन में ना जाती, ना उसके बच्चे का नुकसान होता, ना उसकी जान का नुकसान होता। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह से माजरत के साथ वैसे हमारी जो डॉक्टर्स हैं आजकल वो आई डोंट नो अपना कारोबार अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब भी आते हैं डिलीवरी के लिए तो मोस्टली वो खुद ही सजेस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ जी आप नॉर्मल की तरफ ना जाएं, आपकी सर्जरी कर देते हैं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कुछ खवातीन ऑलरेडी, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम एक ऐसा होता है कि आप डर रहे होते हैं, आपके अंदर एक नर्वसनेस होती है, तो उसको कंट्रोल करना भी डॉक्टर का काम है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं बीइंग अ डॉक्टर के कितने हमें मसाइल हो सकते हैं अगर हमारी सिचुएशन नॉर्मल है और हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जा रहे, दूसरी डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, तो कितने मसाइल हो सकते हैं आगे जाकर? देखिए, जहाँ तक मोड ऑफ डिलीवरी, जैसे जो आपका सवाल है कि जी नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन, तो वैसे तो जो सीजर है वो होना चाहिए कि अगर कोई वजह है, यानी कि मदर की कोई वजह है या बेबी की कोई वजह है, उन बुनियाद पे होता है सिजेरियन। अब बेबी की क्या वजह होती है? यूजुअली बच्चा जो है वो सीधा नहीं है, मतलब नॉर्मली जो बच्चे डिलीवर होते हैं वो पहले हेड आउट होता है बच्चे का सर, तो बच्चे की कुदरती पोजीशन ही उल्टी है, यानी कि वो टांगे नीचे रख के और सर ऊपर रख के बैठा हुआ है, तो उसमें बच्चे की ज़रा खतरा होता है। डिलीवर तो वो भी हो जाते हैं लेकिन वो ज़रा डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है, तो उसमें और भी ECV वगैरह हम करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं कि हो जाए। लेकिन अगर नहीं तो बेहतर ये होता है, उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो हम सिजेरियन को प्रेफर करते हैं। दूसरी बच्चे की सूरत हाल ये होती है कि जी बच्चा जो है ना गुड साइज़ है, वो नॉर्मल डिलीवर होने के काबिल नहीं है, वरना उसकी जान को ख़तरा हो जाएगा, तो हम सीज़र प्रेफर करते हैं। तीसरा ये होता है कि मतलब ये है कि उसके बाद अगर, और मदर की साइड से ये होता है कि बच्चे के जो है आवल नाल, मतलब हम उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, अवल नाल नीचे है और खून जा रहा है, या मदर कार्डियक पेशेंट है, कोई ऐसी कंडीशन है, या मदर जो है BP बहुत शूटअप कर क्या है, तो उस सूरत में। और हाँ, बच्चे की तरफ से ख़ास तौर पे ये भी होता है कि बच्चा फीटल हार्ट साउंड कम हो रहे होते हैं, यानी कि उसकी धड़कन कम हो रही होती है, तो ही हम सीजर करते हैं। ये तो हो गई इमरजेंसी सिचुएशन। या तो जिनका पहले 1-2 सीजर इन्हीं बुनियाद पे हुआ होता है, तो वो यूजुअली स्कार टेंडरनेस, हम उनको ट्रायल देने का भी कहते हैं कि भाई आप सेकंड सीजर पे, पहले अगर सीजर हुआ है और दूसरा बेबी नॉर्मल है, सीधा है और मदर भी ठीक है, तो जा सकती हैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ, लेकिन उसमें ट्रायल देना होता है जब तक कि उसका जो प्रीवियस स्कार हो उसमें पेन नहीं हो। और बाकी नॉर्मल डिलीवरी मतलब करनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी इज़ गुड। लेकिन फिर भी हमारे जो प्रोफेशन में ये है कि फर्स्ट जो है ना हम इम्पोर्टेंस देते हैं जब पेशेंट की विश क्या है, मदर की विश क्या है, कपल की विश क्या है, क्योंकि अगेंस्ट द विश हम नहीं जा सकते। वो खुद कंसेंट देते हैं कि जी कुछ मतलब फेयर होता है, उनको डर है, हमें नहीं करना चाहती, तो ये है कि उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सर्जरी करवा लेती हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा मज़ा है आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।